एंड आज हमारा मोशन का फर्स्ट पार्ट होगा। प्रीवियस टॉपिक में हमने काइनेमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात किया था, क्या क्या काइनेमेटिक्स हम रीड करेंगे उसके बारे में बात किए थे। तो मेनली अगर हम चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करें तो आज से आपका स्टार्ट होगा, दैट इज़ मोशन पार्ट 1। एंड मोशन पार्ट 1 में जहाँ पर हमने टॉपिक को अपने एंड किया था, पोजीशन वेक्टर तक की कहानी को हम सीख चुके थे। ठीक, मोशन पार्ट 1। और फाइनली हमें जहाँ तक याद है पोजीशन वेक्टर हमने लास्ट में पढ़ाया था और उसके बाद से अपनी कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनली मोशन ऑफ टाइप ऑफ मोशंस के बारे में तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन फिज़िक्स टू टाइप ऑफ मोशन एग्जिस्ट्स। मीन्स फाइनली फिज़िक्स में आप चाहे बेसिक लेवल पे पढ़ो, चाहे हायर लेवल पे पढ़ो, या फिर किसी भी लेवल पे पढ़ो, या फिर इन यूनिवर्स, इस शब्द को हम ये भी कह सकते हैं, इन यूनिवर्स, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार की गतियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप होता है। अब मैं पूरे यूनिवर्स के मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मेरे फिज़िक्स के भी इंक्लूड में नहीं है। मीन्स किसी भी टाइप का आप केमिकल मोशन ऑफ पार्टिकल पढ़ लो, या फिर किसी एटम का मीन्स मोशन रीड कर लो, किसी बॉडी का रीड कर लो, किसी प्लैनेट का रीड करो, या फिर किसी पार्टिकल के वाइब्रेशंस की स्टडी करो। मीन्स ओवरऑल पूरे फिज़िक्स में जो हमारे पूरे यूनिवर्स में ही जो मोशन एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ टू टाइप होता है। इंग्लिश में एक्सप्लेन किए होंगे तो कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ होगा, फाइनली थोड़ा सा हिंदी में बोल देते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार की गतियाँ एग्जिस्ट करती हैं। वो दो प्रकार की गतियाँ हैं जिसमें एक को हम कहते हैं स्थानांतरीय गति और दूसरे को हम कहते हैं घूर्णन गति, और जिसको बेसिकली हमने कहा था ट्रांसलेटरी मोशन एंड सेकंड इज रोटेटरी मोशन, रोटेटरी। ठीक है, यही दो हमने बताया था। एक होता है स्थानांतरीय गति और दूसरी होती है घूर्णन गति। आज का टॉपिक हमारा टाइप ऑफ मोशन से स्टार्ट हो रहा है। तो भौतिकी में गतियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थानांतरी, एक घूर्णन। अब यहाँ से जरा कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। जो आप स्थानांतरीय गति पढ़ते हैं ना, ये क्या है? किसी वस्तु के स्थिति में होने वाला परिवर्तन है ये ट्रांसलेटरी मोशन है। मीन्स ये हमारा मोशन का पार्ट है, ये हमारे मोशन का पार्ट है, जहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन ऑलवेज चेंजेस। मीन इन बोथ केसेस इन दोनों स्थितियों में, मीन्स चाहे हम फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन की बात करें या फिर सेकेंड टाइप ऑफ मोशन की बात करें, इन दोनों केस में स्थिति में परिवर्तन होता है। भाई इसको मत भूल जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लियर अब कह दिया है ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो मोशन कह दिए तो मतलब स्थिति में परिवर्तन यहाँ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे किसी के दिमाग में ये ना रहे कि क्या यहाँ पे स्थिति बदल रही है कि नहीं, तो मैं लिख दे रहा हूँ, स्थिति में परिवर्तन लगातार हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ से कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, जो ट्रांसलेटरी मोशन हमारा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है एक विमीय गति। उम्मीद करता हूँ इतना आप अपने लाइफ में कभी न कभी तो सुने ही होंगे। एक विमीय गति एंड द्विविमीय गति, जिसको आप 1D मोशन 2D मोशन कहते हैं, और थर्ड इज त्रिविमीय गति, जिसको हम जटिल गति भी कहते हैं, त्रिविमीय गति। तो यही है आपका 1D मोशन 2D मोशन एंड 3D मोशन। और अगर हम क्लास 11th की बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन का ही 3 टाइप ऑफ पार्टीशन हो जाता है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। और 11th लेवल पे जब आप NCERT की बुक रीड करते हैं, मीन्स चाहे आप NCERT पैटर्न उठा लीजिए या फिर कुमार मित्तल उठा लीजिए या फिर बालाजी पब्लिकेशन, कोई भी किताब उठा लीजिए, इस एक विमीय गति को ही लिखा होता है मोशन इन अ लाइन, मोशन इन अ लाइन मीन्स लीनियर मोशन, मीन्स इसी को हम कहते हैं लीनियर मोशन, एक रेखीय गति। और द्विविमीय गति को NCERT में कहा जाता है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, एक समतल में गति।
ये सब मैं सिर्फ जो जो क्लासिफिकेशन आप पढ़े मैं उन क्लासिफिकेशन को ही बस कोरिलेट कर रहा हूँ। एक समतल में गति, एक समतल में, एक समतल में गति। और त्रिविमीय तो जटिल मोशन होता है, इसीलिए इसके बारे में हम रीड नहीं करते हैं, ये कभी भी आप रीड नहीं किए होते हैं 3D मोशन के बारे में, ठीक। तो 3D हमारा पार्ट भी नहीं है, इसलिए इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ट्रांसलेटरी मोशन आर 3 टाइप, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। और हमारे सिलेबस में जो है मीन्स IRT कहो या पॉलिटेक्निक कहो या फिर क्लास 11 की बुक कहो या फिर क्लास 12 की बुक कहो, हमें सिर्फ एक विमीय और द्विविमीय पढ़ना होता है, वही हम भी आपको पढ़ाने वाले हैं। अब बात करते हैं इस घूर्णन गति में, रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन समझते हैं ना, ग्रहों की गतियाँ, प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। इसका दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और रोटेशन है तो रोटेशनल मोशन तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा ही, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, रोटेशनल मोशन, जिसको आप घूर्णन गति भी कहते हैं। तो ये इतने टाइप से हमें डील करना है। रोटेशनल मोशन की बात अभी नहीं पढ़ेंगे, जब आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाएंगे, बल आघूर्ण, ग्रहों की गतियाँ या फिर वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति से रिलेटेड, मतलब ये सब टॉपिक जब आगे आएगा तो वहाँ पे कोरिलेट करेंगे। अभी के लिए अब हमारा टारगेट है टाइप ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी। बेसिक नॉलेज के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रांसलेटरी का ही 3 प्रकार होता है, जिसको आप किताबों में पढ़े होते हैं, अभी तक जानकारी नहीं थी, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और रोटेटरी भी मोशन भी आप पढ़े होंगे, लेकिन रोटेटरी मोशन को आप इस वे में नहीं पढ़े होंगे कि सर्कुलर मोशन के अंतर्गत रोटेटरी आता है और रोटेशनल मोशन के अंतर्गत रोटेटरी आता है, या फिर ग्रहों की गतियाँ भी, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी की जो गति होती है, जो हमारा अर्थ रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस, हमारी पृथ्वी का स्वयं के अक्ष पे घूर्णन करना, ये घूर्णन गति है। और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काटना, वो वृत्तीय गति है। तो ये दोनों रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है। इस पॉइंट को इरेज करते हैं, एक उदाहरण के साथ इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। मैं भी कभी कभी ये एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो एक एग्जाम्पल को हम लिख लेते हैं और फिर सीधा हम कदम रखेंगे 1D मोशन एंड 2D मोशन पर। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जो पृथ्वी की गति होती है, पृथ्वी की गति, और मतलब पृथ्वी की गति अक्ष के परितः, स्वयं के अक्ष के परितः। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लेता है पॉलिटेक्निक वगैरह में। पृथ्वी की जो गति होती है अपने ही अक्ष के अनुसार, अपने ही अक्ष पे, इसको हम किसके तहत रखते हैं? घूर्णन गति के तहत रखते हैं। घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना, घूर्णन गति। दूसरा एग्जाम्पल, पृथ्वी का सूर्य के परितः, मीन्स जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी का सूर्य के परितः घूमना, सूर्य के परितः घूमना, ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति, क्योंकि सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, सन के चारों तरफ। और यहाँ पर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। जब कोई बॉडी अपने ही अक्ष पे घूमता है तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? घूर्णन गति की कैटेगरी में। लेकिन जब कोई किसी के परितः चक्कर काटता है, मतलब बीच में हमारा सन है और इसके चारों तरफ जब कोई चक्कर काटता है, जैसे लेट सपोज दिस इज़ अर्थ, एंड इसके अलावा अगर हम और भी कुछ प्लैनेट की बात करें तो मंगल, मान लीजिए मंगल ग्रह है, तो हमने एग्जांपल ले लिया। तो ओवरऑल जब किसी के चक्कर कोई घूमता है ना, तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण, ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, परिक्रमण गति। और बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं जो आप अपने रियल लाइफ में जानते भी हैं। जैसे आप खुद ही खड़े हो जाओ और अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमने लगो, मतलब अपने ही पैर पे ऐसे गोल गोल घूमने लगो, तो वो क्या है? घूर्णन गति है। तो अर्थ यही काम करती है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पे जब घूमती है तो वो घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन जब सूरज के परितः घूमता है तो परिक्रमण गति हो जाता है। अब यहाँ से छोटा सा रियल लाइफ का एग्जाम्पल समझाते हैं।
आप बचपन से ही सुनते होंगे या फिर देखे होंगे, जब हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो परिक्रमा वहाँ की जाती है। मतलब जब भी आप मंदिर वगैरह कभी देखे होंगे तो बहुत लोग ऐसे परिक्रमा करते हैं, पता नहीं क्या 5 चक्कर 6 चक्कर ऐसे कुछ काटते हैं ना, तो वहीं से ये शब्द निकला है। मंदिर में एक स्थान होता है, उसके चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं, तो किसी जगह के चारों तरफ घूमना परिक्रमा, वही एग्जाम्पल यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है ना, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, इसलिए ऐसे गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण। और ये किसका टाइप है? वृत्तीय गति का। ये 2 उदाहरण आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड फाइनली इसके बाद आगे चलते हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आगे मिलेंगे, ये तो सिर्फ मैं समझाना चाह रहा था रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप ऑफ मोशन, जो आप बचपन से पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक वाला। अब मेनली हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन। तो ये हम सिंपली स्टार्ट करेंगे एक विमीय गति से, एक विमीय 1 डायमेंशनल मोशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं 1 डायमेंशनल। दूसरे को लिखेंगे द्विविमीय, और तीसरा हम रीड करेंगे त्रिविमीय। तो त्रिविमीय तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं रीड करना है। 3 डायमेंशनल मोशन इसको पहले ही कट कर दे रहा है, बस डेफिनेशन जानेंगे इतना ही। ये 1 डायमेंशनल मोशन का ही हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं। स्थानांतरीय गति का प्रकार एक विमीय गति, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक विमीय गति में जो चैप्टर के नाम होते हैं, जो बचपन से आप सुने हैं, उसका भी नाम लिख देते हैं। एक सीधी रेखा में गति, एक सीधी रेखा में गति, सेम टर्म है, बिल्कुल सेम टर्मिनोलॉजी। उसके बाद फिर सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, और इन शॉर्ट इसको हम कह दें मोशन इन अ लाइन, या फिर लीनियर मोशन, या फिर लीनियर मोशन, ठीक। ये पहले वाले का इतना नाम है। और बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की, तो बहुत आराम से समझिएगा विद डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक विमीय गति का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। किसी वस्तु का एक अक्ष के सापेक्ष, टर्म सुनिएगा, माइंड में बैठाने की कोशिश भी करिएगा। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, सिर्फ और सिर्फ एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं एक विमीय। एक विमा का मतलब है एक अक्ष के सापेक्ष, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एक अक्ष के सापेक्ष लगातार, एक अक्ष के सापेक्ष लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, परिवर्तन करना, ये डेफिनेशन है। अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन एक्सिस, या फिर अलोंग वन एक्सिस इंग्लिश में। अ बॉडी दैट कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन एक्सिस और अलोंग वन एक्सिस। तो बेसिकली वही सेम डेफिनेशन। अब ये एक अक्ष हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम अक्ष का ही सहारा लेते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, निर्देशांक। निर्देशांक हमारे 3 ही होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अब आपकी मर्जी है, जब शब्द में ही लिख दिया गया है एक अक्ष के सापेक्ष, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे सीधा सीधा चल रहा है, तो इसको कहेंगे एक रेखा में गति। अगर कोई बॉडी वाई एक्सिस में ऐसे ऐसे चल रहा है, सीधा 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 सीधा, तो दिस इज कॉल्ड एक विमीय गति। और अगर कोई बॉडी अपने मन से जेड एक्सिस पे सीधा चल रही है, तो दैट इज कॉल्ड एक विमीय गति। मैं किसी एक अक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ, देखिए क्लियर लिखा है एक अक्ष के सापेक्ष, कंपलसरी है ये। 2 अक्ष ले लेंगे तो द्विविमीय, और तीनों का तीनों अक्ष ले लेंगे तो त्रिविमीय। इसीलिए कंपलसरी वर्ड है कि अलोंग वन एक्सिस ओनली, ये कंपलसरी नोट है, अलोंग वन एक्सिस।
अगर बॉडी एक्स अक्ष में चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष चले, अगर बॉडी सिर्फ और सिर्फ वाई अक्ष चल रहा है तो वाई में ही चले, और अगर सिर्फ और सिर्फ जेड अक्ष में चल रहा है तो जेड अक्ष में ही चले। दैट इज़ कॉल्ड एक विमीय गति। और इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए बिल्कुल एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं ले ले रहा हूँ विद डायग्राम। जैसे मान लो ये मैंने बनाया वाई एक्सिस और ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। मान लो ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन का ओ, कोई बॉडी है, कोई कार है, कोई वस्तु है, कोई नाव है, कुछ भी मान लो एग्जाम्पल में। कुछ टाइम के बाद वो यहाँ आ गया, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन गति है ना, तो कोई बॉडी है ओ से चल करके कहाँ आ गया, ए पर। फिर ए से कुछ समय के बाद कहाँ आ गया, बी पर। फिर बी से कुछ समय बाद सी पर, फिर सी के बाद डी पर, फिर कहाँ पर, ई पर। तो आपको देखना क्या था, स्थिति में परिवर्तन देखना है, स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति में परिवर्तन देखो, ओ से गया ए पर, फिर ए से गया बी पर, फिर सी पर एंड डी पर, फिर ई पर। लगातार अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन देखो तो ये एक सीधी रेखा में है। इसके स्थिति में परिवर्तन को आप ध्यान से देखो तो ये सीधी रेखा में है। इट मीन्स एक विमीय गति का ये बेस्ट उदाहरण। दूसरा तरीका, अगर मान लो कोई बाइक है, लेट सपोज ये कोई बाइक है, बस ऐसे समझ लीजिएगा ये कोई बाइक है, तो ये अभी यहाँ पर है, कुछ समय के बाद ये बाइक यहाँ आ गई, फिर कुछ समय के बाद ये बाइक यहाँ आ गई। अगर इन बाइक के पोजीशंस को आप देखो तो ये सीधी रेखा में है, देख रहे हो, एक सीधी रेखा में। स्थिति में परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो रहा है, मतलब पहले यहाँ था, फिर यहाँ एंड अगेन यहाँ, ऐसे करते करते आगे बनाते जाएंगे तो सेम चीज़ें। मीन्स ये उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, एक विमीय गति का उदाहरण। और जिसको ये इतने आराम आराम से समझाने पे डेफिनेशन तैयार हो गया, तो अब आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। देखो कैसे, द्विविमीय है, परिभाषा तैयार, लिख लीजिएगा। कोई वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन दो अक्ष के सापेक्ष करे, दो अक्ष के सापेक्ष। यहाँ एक अक्ष था, अब वो कैसे करेगा, दो अक्ष के सापेक्ष। और त्रिविमीय है तो तीन अक्ष के सापेक्ष। मीन्स एट अ सर्टेन टाइम बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू वन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वन लीनियर मोशन। At a certain time body change its position along two axes, this is called two dimensional motion. And third and last case, if a body change its position at a certain time with respect to three axes, this is called three dimensional motion. बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ। एट अ सर्टेन टाइम, अब मैं तीनों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक। एट अ सर्टेन मतलब आप समझ सकते हैं मैं किसी निश्चित समय की बात कर रहा हूँ। एट अ सर्टेन टाइम मीन्स किसी निश्चित समय पर। अब वो निश्चित समय कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है। एट अ सर्टेन टाइम, एट अ सर्टेन टाइम बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, body change its position along one axis, along one axis. At a certain time body change its position along one axis, this is called one dimensional motion, one dimensional motion। और सिंपली इसी को कहेंगे एक विमीय गति, किसी वस्तु का एक अक्ष के सापेक्ष स्थिति बदलना, किसी वस्तु का एक अक्ष के सापेक्ष स्थिति बदलना, दिस इज कॉल्ड वन डी मोशन। तो ये पूरी प्योर परिभाषा हो गई एक विमीय गति का। एंड सेम डेफिनेशन, एट अ सर्टेन टाइम कॉमन ही रहेगा। एट अ सर्टेन टाइम बॉडी चेंज इट्स पोजीशन अलोंग टू एक्सिस, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अलोंग टू एक्सिस, टू एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द्विविमीय, दिस इज कॉल्ड द्विविमीय गति। और सेम डेफिनेशन, एट अ सर्टेन टाइम बॉडी चेंज इट्स पोजीशन अलोंग थ्री एक्सिस, अलोंग थ्री एक्सिस, दिस इज कॉल्ड त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। अब आप यही सोच रहे हो कि सर एग्जाम्पल के साथ कैसे समझाएं, पहला वाला तो समझा दिए थे। जैसे कोई बॉडी सिर्फ ऐसे भाग रहा है, एक विमीय गति,
कोई बॉडी सिर्फ ऐसे भाग रहा है, एक विमी गति, कोई बॉडी ऐसे भाग रहा है, एक विमी गति, कोई बॉडी ऐसे चल रही है, एक विमी गति, मतलब सीधी रेखा में बॉडी चले तो एक विमी गति। तो द्विविमी और त्रिविमी का भी उदाहरण आइए समझते हैं। जैसे मान लो कि सर्कुलर मोशन है, ये देखो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। जब आप सर्कुलर मोशन में पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट को बताने के लिए क्या लिखोगे, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। अगर इस पॉइंट को लिखना है तो क्या बताओगे, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। अगर इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो 2 पॉइंट। मीन्स ओवरऑल वृत्तीय गति जो होती है वो द्विविमी गति का उदाहरण है, क्योंकि वृत्तीय गति एक समय पर 2 एक्सिस के अबाउट बताया जा सकता है। जो वृत्तीय गति होती है ये किसी सर्टेन टाइम पर 2 पोजीशन बताता है, ये बेस्ट एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल प्रक्षेप गति, आप बचपन में पढ़े होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ पर भी आप देखिए तो कुछ ऐसा मोशन होता है, कुछ ऐसा मोशन। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे किसी सर्टेन टाइम पर 2 पोजीशन मिल रहा है, एक्स कॉमा वाई, किसी सर्टेन टाइम पर 2 पोजीशन एक्स कॉमा वाई। तो ये 2 उदाहरण है, आप याद रखिएगा, एक वृत्तीय गति और एक प्रक्षेप गति, उदाहरण है द्विविमी गति का। द्विविमी गति का उदाहरण है आपका वृत्तीय गति, ठीक, वृत्तीय गति और प्रक्षेप गति, नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल है। और त्रिविमी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मच्छर की गति, मक्खी की गति, गैस पार्टिकल्स की गति। 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। जो घर में बी होते हैं ना, मक्खी वगैरह, मक्खी जैसे उड़ती है दैट इज़ कॉल्ड त्रिविमी, क्योंकि कभी मक्खी यहाँ रहेगी, फिर कभी वहाँ रहेगी, कभी यहाँ रहेगा, मतलब उसका मोशन फिक्स नहीं है। तो जो मक्खी की गति होती है वो 3 डायमेंशनल है। या फिर जो मच्छर की गति होती है, मच्छर की गति 3 डायमेंशनल मोशन। या फिर जो गैस पार्टिकल होते हैं, गैस के अणुओं की गति, गैस के अणुओं की गति, ये होता है आपका 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल। तीनों का एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कर दिए, रटना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझ लेना है, ठीक। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आपको कुछ करना नहीं था, पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स में पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि कोई बॉडी है उसका चेंज इन पोजीशन हो कैसे रहा है। आपको बस एक बात ध्यान देना है, चेंज इन पोजीशन कैसे हो रहा है। जैसे आप मुझे ध्यान से देख लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो अगर आप मेरा पोजीशन बताएंगे तो मैं एक एक्सिस पे खड़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस, जो ज़मीन है दैट ज़मीन इज़ एक्स एक्सिस। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो भी मैं ज़मीन पर ही खड़ा हूँ, दैट ज़मीन इज़ एक्स एक्सिस। या फिर कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो भी मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, दैट इज़ एक्स एक्सिस। तो जो मैं चेंज इन पोजीशन कर रहा था बार बार, जो मैंने 3 बार चेंज इन पोजीशन किया, ये चेंज इन पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एक अक्ष पर है, एक अक्ष, दैट इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट और बेस्ट तरीका है, यहाँ पे ट्रिक वे में आप सुन लो, ट्रिक वे में सुन लो। जब भी आपको गति पहचानना हो कि कौन सी गति बॉडी कर रही है, तो आप बस एक कंसंट्रेशन हो जाना, उसके स्थिति को देखना, स्थिति को देखना, ये ट्रिक है। अगर आपको ये पहचानना है कि कोई बॉडी कैसी गति कर रही है तो फर्स्ट स्टेप इज उसके स्थिति को देखो। उसके स्थिति को देखने के बाद अब दूसरे चरण में ये ध्यान दो कि वो सीधा सीधा चल रहा है या फिर गोल गोल चल रहा है या फिर कुछ ऐसा चल रहा है। तो स्थिति को देखा तुमने, अब इसके बाद मैथ के तुलना में गणना करो। अगर वो एक सीधी रेखा में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है तो एक विमी गति, या अगर उसकी स्थिति 2 अक्ष के सापेक्ष यूज कर रहा है, मतलब एक्स कॉमा वाई या फिर वाई कॉमा जेड या फिर एक्स कॉमा जेड, मतलब उसके स्थिति को बताने के लिए तुमको 2 अक्ष का सहारा लेना पड़े, दैट इज़ 2 डायमेंशनल। और अगर तीनों अक्ष का यूज हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड त्रिविमी गति। तो ओवरऑल स्थिति को देखना है, वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे ग्राफिकल वे में या फिर सिंपली किसी भी अनदर वे में। अब फाइनली इसके बाद स्टार्ट करते हैं। जब 2 डायमेंशनल पढ़ना होगा तो 2 डायमेंशनल में बहुत हल्का सा आपको स्टडी करना है, क्योंकि आपका जो प्योर सिलेबस है आईआरटी एंड पॉलिटेक्निक बोथ का, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशनल ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, 1 डायमेंशनल। तो हम 1 डायमेंशनल पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड 2 डायमेंशनल के भी सवाल बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। एक वीडियो में मैं मैक्सिमम फार्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्लासेस अप्रॉक्सीमेट हो जानी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ से आपका फोकस पॉइंट थोड़ा सा हाई हो जाए, थोड़ा सा फोकस जोन में आ जाइए, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नाउ स्टार्ट।
सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिस्टेंस, 1D का ये चैप्टर स्टार्ट, जिसको हम बेसिकली कहते हैं दूरी। और दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ विस्थापन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। रटना नहीं है, सिंपली आपको टर्म समझाऊंगा, बस टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस का, तो मैं सिर्फ 3 शब्द लिख रहा हूँ, याद कर लीजिए। कोई भी सवाल होगा, कोई भी ग्राफ होगा, कोई भी थियरी हो, लगेगा यही, वैलिड होगा यही। क्या है वो थियरी? वस्तु के द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ की लंबाई, यही वो शब्द है। वस्तु के द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब इसको मैं रेड मार्कर से थोड़ा हाईलाइट कर दूं। ठीक है, याद रखिएगा। जिस बच्चे को सिर्फ इतना याद रहा कि वास्तविक पथ की लंबाई मीन्स रियल पाथ लेंथ ऑफ बॉडी, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, रियल पाथ लेंथ ऑफ बॉडी, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। बहुत कंसंट्रेट होके ना इससे ज़्यादा पढ़िएगा, ना कोई एनसीईआरटी टच करिएगा, ना कोई रेफरेंस बुक। चैलेंज है कि इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, फुल कॉन्फिडेंट। आपको सिर्फ एक टारगेट बनाना है कि वास्तविक पथ की लंबाई क्या है। अगर ग्राफ का सवाल पढ़ रहे हो तो ग्राफ में ये देखो कि बॉडी कितना दूर गई, दैट इज़ पाथ लेंथ एंड दैट इज़ डिस्टेंस। अगर नॉर्मली सवाल लगा रहे हो तो उसमें भी देखो वस्तु कितना दूरी चली है, पटरी से मीज़र कर लो, ग्राफ में मीज़र कर लो, किसी भी वे से मीज़र कर लो, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस इतना ही याद रखना है दूरी में। और विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन बड़ा अच्छी बात है कि विस्थापन जो होता है ये 2 बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी, 2 बिंदुओं के बीच, पूरा एक एक शब्द बिल्कुल, मतलब अब क्या बोलूँ, जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो टर्म लिख रहा हूँ, ये अपने में ग्रेट है, ना इससे बाहर ना इससे कम। 2 बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे सर किताबों में लिखा होता है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। अब मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, जो 2 बिंदु की बात करते हैं ना, वो 2 पॉइंट यही हैं। क्या? जहाँ से चलना शुरू किए दैट इज़ कॉल्ड प्रारंभिक बिंदु, मतलब प्रारंभिक स्थिति, और जहाँ पर तुम रुक गए दैट इज़ कॉल्ड अंतिम स्थिति। ठीक, तो ये बात है, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच तय किया गया न्यूनतम दूरी। ये कैसा होना चाहिए? वेरी एंड वेरी शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए न्यूनतम। और फिर से इंग्लिश में थोड़ा लिख दूं, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये इंग्लिश वालों के लिए भी याद हो गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ इतने से क्लियर हो गया होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए थोड़ा अब डिफरेंस के वे में, ये तो डेफिनेशन था, अब डिफरेंस समझते हैं। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस शब्द को पढ़िए, क्या लिखा है? वास्तविक पथ की लंबाई। लंबाई शब्द जब हम बोलते हैं तो ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ये फिक्स नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आप विस्थापन की बात कर रहे हैं तो यहाँ निश्चित है। क्या निश्चित है सर? 2 बिंदु निश्चित हैं। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज फिक्स, दैट इज इनिशियल एंड दैट इज फाइनल। भाई आपने 2 बिंदु कह दिया तो वो बिंदु कहीं होगा ना,
पूरे यूनिवर्स में वो बिंदु कहीं होगा ना, मतलब निश्चित हो गया। तो जब पॉइंट निश्चित हो गया तो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी निश्चित। इसीलिए कहा जाता है कि जो दूरी होती है ये सदिश राशि होती है। ये कैसी सॉरी, जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, अदिश, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता, अदिश। जबकि वही विस्थापन आपकी सदिश राशि हो जाती है, सदिश राशि। अभी इसके बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो आइए चलिए, ये डेफिनेशन था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, विद डिफरेंस, विद समझने के साथ। भाई समझना भी है। एक तरफ विस्थापन, एक तरफ दूरी। दूरी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड विस्थापन इज डिस्प्लेसमेंट। दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दो छोटी छोटी कहानी बता रहा हूँ, दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। लेट सपोज अभी आप कहीं ना कहीं से मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे, अभी देखेंगे, बाद में देखें, चाहे जब देखेंगे, कभी ना कभी तो देखेंगे ही। दो कहानी सेट कर रहा हूँ, एक दूरी के लिए, एक विस्थापन के लिए। याद रख लीजिएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ऑलवेज खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो आपके घर में कोई काम आया, आपको बोला गया कि थोड़ा काम से बाहर चले जाओ, या फिर मान लो किसी को आप छोड़ने रेलवे स्टेशन गए, ऐसा मान लो, एक एग्जांपल मान लो कि आपको किसी को छोड़ने जाना है रेलवे स्टेशन और आपको रास्ता पता है। सुनिएगा आप ध्यान से। जब आप किसी पर्सन को छोड़ने जाएंगे रेलवे स्टेशन तक या कहीं पर भी, तो आप अपने घर के दरवाजे से निकलेंगे बाहर, घर के गेट से बाहर निकलेंगे। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तो होगा क्या? आपको ये पता होगा ना कि हमको ऐसे मुड़ना है, फिर सीधे चलना है, फिर कुछ दूरी जाके मुड़ जाना है, फिर स्ट्रेट चलना है, फिर लेफ़्ट मुड़ जाना है। ऐसे ऐसे करके आपको रास्ता पता होता है ना कि अरे कुछ दूर सीधा गए, फिर बाएं मुड़ना है, फिर दाएं मुड़ना है, फिर सीधे चलना है। तो अब यहाँ से कहानी याद रखिएगा। मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर लेट सपोज हम चल रहे हैं ऐसे सीधा, फिर मुड़ गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दिस इज कॉल्ड स्टेशन। ये हम स्टेशन पहुंच गए और ये आपका होम है, ये आपका घर है। तो अब आपको बताते हैं, जो तुमने रियल रास्ता पकड़ा था ना, ये देखो, जो रास्ता तुम पकड़े थे, इस पाथ लेंथ को मेजर कर लो। सर कैसे? मार्केट में फीता आता है, इंची टेप आता है, इनको फीते की सहायता से नाप लो कि तुम किस किस रास्ते पे गए हो। सबको मेजर कर लो, ऐड कर लो, जो भी डिस्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन वही हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन में क्या होता है आइए समझाते हैं। मान लो आप ऐसे ऐसे गए, स्टेशन को छोड़ने जाना था, आप ऐसे ऐसे गए, ये है तुम्हारा होम, एच से होम, दिस इज कॉल्ड स्टेशन। तो अब देखो विस्थापन क्या होता है। विस्थापन में इतना झाम नहीं है, विस्थापन बिल्कुल क्लियर कहता है कि भैया ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, दोनों को मिला दो, अगर ये सबसे न्यूनतम है तो यही क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन के केस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, विस्थापन बिल्कुल सीधा कहता है कि मुझे प्रारंभिक और अंतिम से सीधा सीधा मिला दो, जो डिस्टेंस आएगा वो मैं विस्थापन ऑटोमेटिकली होऊंगा। ठीक, तो विस्थापन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कोई झमेला नहीं, कोई टारगेट नहीं, सीधा प्रारंभिक पकड़ो, अंतिम पकड़ो, दोनों को मिला दो, दैट इज विस्थापन। अब आप खुद देखो, ये जो तुम घूम घूम के जा रहे हो, ये क्या है? डिस्टेंस है। ये जो घूम कर हम जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और विस्थापन क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो फैक्ट नंबर टू, डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट? इस पाथ को देखो, इस पाथ को देखो, डिस्टेंस बड़ा है कि डिस्प्लेसमेंट? या फिर यहाँ देखो, ये होम है, ये होम है, ये स्टेशन है, इन दोनों को सीधा स्ट्रेट हमने मिला दिया। अब तुम खुद बताओ
डिस्टेंस बड़ा है कि डिस्प्लेसमेंट? तो आप खुद देख के कहोगे सर यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम घूम कर जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बड़ा है, और यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटा है। वही चीज़ यहाँ देखो, ये तुम घूम घूम कर गए हो, दैट इज़ डिस्टेंस, लेकिन जैसे स्ट्रेट लाइन में मिला दिए, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, डिस्टेंस जो होता है, सेकेंड फैक्ट, ये बड़ा होता है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, मतलब क्वांटिटी में बड़ा होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? छोटा होता है हमेशा, ये फिक्स रखिएगा, हमेशा छोटा होता है। इसीलिए कहा जाता है शॉर्टेस्ट, इसीलिए शब्द यूज़ किया जाता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। और इससे फैक्ट क्या पूछता है? तीसरा फैक्ट, डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब अदिश राशि, इसीलिए इसको अदिश कहते हैं। जबकि ये फिक्स डायरेक्शन में होता है, मतलब दो बिंदु के बीच दिशा निश्चित है, या तो ऐसे ही चलोगे और या तो ऐसे ही चलोगे। तो दो बिंदुओं के बीच दिशा फिक्स होती है, यहाँ पर दिशा क्या होती है? निश्चित होती है, निश्चित होती है। सर कैसे? या तो तुम होम टू स्टेशन जाओगे या फिर स्टेशन टू होम आओगे, तो ये दिशा निश्चित है। सो दिस इज कॉल्ड सदिश राशि। सदिश, सदिश का डेफिनेशन होता है जिसमें दिशा हो, सदिश। और फैक्ट नंबर बिल्कुल लास्ट, ये रट लीजिएगा आप लोग, डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ये दोनों के लिए वैलिड है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और कभी कभी ये बराबर भी हो जाता है, तो दिस फैक्ट इज़ ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। और दोनों का यूनिट मीटर होता है भाई, विस्थापन नापोगे तो भी इसका मात्रक मीटर, और दूरी नापोगे तो भी इसका मात्रक मीटर। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट में याद रख लेंगे कि डिस्टेंस का मात्रक भी मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक भी मीटर होता है। तो दोनों लंबाई ही है, दोनों दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दोनों का दोनों पथ की लंबाई है, वास्तविक पथ की लंबाई है, तो ओवरऑल मात्रक मीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई होगी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में जब मिलेंगे तो जितना भी सब छोटे छोटे डिफिनेशन है सब एक साथ रीड कर लेंगे। ये तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करना था, 1D 2D 3D मोशन एक्सप्लेन करना था, तो मैंने थोड़ा आराम आराम से पढ़ाया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जितने भी डिफिनेशन बचे हैं सब अब फास्ट वे में कवर कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से समझना था एंड डिस्प्लेसमेंट भी बहुत आराम आराम से समझाया हूँ। कहानी हमेशा याद रखिएगा, चाहे ग्राफ हो या फिर कोई फिगर हो या फिर सिंपल सा थियरेटिकल जवाब हो, तो हमेशा ये बात याद रखना कि वास्तविक पथ की लंबाई बड़ी होती है, जिस पाथ पे हम चलते हैं वो बड़ा होता है, लेकिन विस्थापन हमेशा छोटा होता है क्योंकि दो बिंदुओं के बीच है। ये फैक्ट जो लिखा है हमने, दूरी हमेशा बड़ी होगी, विस्थापन हमेशा छोटा होगा, तो ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न भूल के भी मत हो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। सिर्फ रिवीजन आप करते चलो धीरे धीरे हमारे साथ ही साथ, जैसे जैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो वैसे वैसे आप रिवीजन करते चलिए। डाउट नहीं होगा, डाउट होता है तो सवाल लेकर आऊँगा, नहीं होने देंगे डाउट, ठीक है। मिलते हैं फिर फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद, तब तक के लिए मज़े करिए, रिवीजन करिए।